हम लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं और कल के सेशन के लिए हमारे बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंडेक्स को लेकर जो ट्रेड प्लान होंगे उन सारे ट्रेड प्लान्स को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। पिछले सेशंस में इस वीकली टाइम फ्रेम को जब हम लोग देख रहे थे और डेली टाइम फ्रेम पर अप्रोच रख रहे थे तो हम लोगों ने समझा था कि प्राइस का बिहेवियर में कॉन्ट्रडिक्शन है। डेली टाइम फ्रेम का वो जो व्यू है वो नेगेटिव स्ट्रक्चर दिखा रहा है और आवरली टाइम फ्रेम आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर, जहां पर पॉजिटिव कंसोलिडेशन भी हमको बॉटम को देखने को मिलता है। इस कैंडल के हाई के अबव लगातार कॉन्सिक्यूटिव सारी कैंडल्स क्लोज की। ये जो लास्ट कैंडल का हाई है इसके ऊपर आपकी सारी कैंडल्स की क्लोजिंग लगभग हमको 3 कैंडल्स के बाद दिखती है और प्राइस उसी को सपोर्ट मानते हुए अभी तक आगे बढ़ रहा है। तो एक डेली टाइम फ्रेम के नेगेटिव स्ट्रक्चर के जो सेलर्स हैं वहाँ से प्राइस या तो न्यूट्रल, जैसे प्राइस में डाउनफॉल हुआ, डाउनफॉल के बाद ये जो कंसोलिडेशन, ये एक न्यूट्रल बिहेवियर है। तो नेगेटिव टू न्यूट्रल, न्यूट्रल टू पॉजिटिव, एक तो ये अप्रोच है खरीदारी की अभी जो रिसेंट मार्केट में चल रही है। दूसरा, प्राइस में नेगेटिव टू न्यूट्रल और न्यूट्रल के बाद हाई से सप्लाई उठाकर प्राइस को दोबारा ब्रेक डाउन कराया जा सकता है। लेकिन अभी जिस तरीके का मार्केट सेंटिमेंट है वो बताता है कि जो ये पॉजिटिव अप्रोच है यहाँ से डाउनफॉल तभी होगा जब प्राइस 50,800 ब्रेक डाउन करेगा, जो कि पिछले सेशन में भी हम लोगों ने इस रेंज को डिसाइड कर लिया था कि 50,800 के नीचे हम नेगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके पहले नेगेटिविटी नहीं देख रहे हैं, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट को, तो आपको इन डेप्थ एनालिसिस पता लगेगा कि प्राइस एक्शन के बिहेवियर को कैसे समझते हैं जब आप नॉट टू नॉट, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को मार्किंग बेहतर कर लेते हैं तब। अब देखिए, हमारे लिए एक रेंज बन गया था रिसेंट प्राइस में कि ये रेंज कि प्राइस यहाँ तक जाता है लौटता है, यहाँ तक जाता है लौटता है। तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि 50,800 के ऊपर की कोई 51,800 के ऊपर की कोई क्लोजिंग मिलेगी तब लॉन्ग करेंगे, और दूसरा डिसाइड कर लिया था कि प्राइस अगर 50,800 के नीचे आया तब शॉर्ट करेंगे। अभी अगर आप मेरा व्यू जानना चाहें तो मैं आपको सिर्फ एक लाइन में बोलूँगा, इस प्राइस के स्ट्रक्चर में अभी एक क्लियर व्यू डायरेक्शनल नहीं है, क्योंकि जो सपोर्ट एरिया है वहाँ से डिमांड एक घबराहट वाली दिखती है और रेजिस्टेंस के पास से सप्लाई कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई नहीं दिखती है। तो प्राइस का मेजर व्यू है कंसोलिडेशन। अगर जब तक कोई प्राइस में बड़ी बाइंग ट्रिगर नहीं होगी, वो कौन सा स्तर होगा जहाँ से बड़ी बाइंग प्राइस लेकर आएगा, और जब तक प्राइस में कोई बड़ी सप्लाई ट्रिगर नहीं होगी वो कौन सा लेवल होगा, ठीक है, उसको हम समझते हैं। और आज जैसे कल के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो बैंक निफ्टी में हम लोग अपने ट्रेड प्लान कर रहे थे, इस रेंज को मार करके बैठिए। अब बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 50,800 के ऊपर जब मार्केट क्लोज करने लगे, 51,800 सॉरी, जब क्लोजिंग आवरली मिलने लगे तो समझिएगा प्राइस में मोमेंटम हायर डायरेक्शनल है। लेकिन एक बात समझिए, रेजिस्टेंस के ब्रेकडाउन की अप्रोच क्या होगी, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट की अप्रोच क्या होगी। जैसे 50,800 हम लोगों के लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस एरिया है, एक यहाँ पे बिकवाल बैठे हुए, यहाँ हम पहुँचते हैं जैसे ही 50,800 के पास बिकवाली आती है एग्रेसिव। आज जैसे ही दोबारा आप पहुँचते हैं 50,800 के पास, फिर वहाँ से बिकवाली आती है एग्रेसिव, ठीक है। तो है तो एक तरीके से ये रेजिस्टेंस एरिया जहाँ से सप्लाई एग्रेसिव आ रही थी। और आपने आज के सेशन में क्या किया, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो इस तरीके का ब्रेकआउट दिखता है। अब एक बात बताइए, पहले आवली टाइम फ्रेम पे दोबारा रेंज मार्किंग कीजिए, चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट दिखना चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए रेंज मार्किंग हो गई, ये आपके लिए बिल्कुल प्रॉपर एक 50,800 के आसपास के हाई है, और ये आपके लिए डाउन साइड ये सपोर्ट एरिया है 50,800, 51,800, ये 1000 पॉइंट का रेंज है, ठीक है, रफली फिगर। अब एक बात बताइए, ये 100 रुपये के बिकवाल हैं सर, मैं ही हूँ सेलर और आप हैं सामने बायर। बहुत ध्यान से समझिए, रेजिस्टेंस का थ्योरी जिन ट्रेडर्स को क्लियर है ना तो कभी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। और एक नेगेटिव स्ट्रक्चर पॉजिटिव स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया तो गलती की गुंजाइश ही खत्म हो जाती। अब 100 रुपये का मेरा रेजिस्टेंस एरिया कि पिछली बार यहाँ से बिकवाली हुई, प्राइस बहुत नीचे आया, ठीक है। अब इस 100 रुपये का जब ब्रेकआउट होगा कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, ये सेलर्स यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं, इस सप्लाई को जब काटा जाएगा वो बिहेवियर बायर्स का बताएगा कि अगला अप ट्रेंड 100 के बाद कितना एग्रेसिव होगा या फेलियर होगा। अब एक बात बताइए, प्राइस को आप लेकर आए हैं 96 रुपये, ठीक है, और 96 रुपये पे आप एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, और खरीदारी करते करते आपने क्या किया कि इतनी डिमांड जनरेट कर दी 96 रुपये पे कि डायरेक्टली एक कैंडल में ही प्राइस ने क्या किया, 100 रुपया 50 पैसे की क्लोजिंग दे दी। और आप कहेंगे ये तो ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया। नहीं सर, ब्रेकआउट नहीं है, गौर कीजिए। एक्यूमुलेशन रेज है 96,
96 के पास, 96 के पास एक्यूमुलेशन रेंज है। जहां पर ब्लॉक ऑर्डर डिमांड क्रिएशन हुआ है ना, वो 96 के नियर बाई का प्राइस है। और जो रेजिस्टेंस एरिया है, जो सेलर की जोन है, वो है 100 रुपए का प्राइस। यहां पर तो सप्लायर एग्रेसिव है, डिमांड देने वाला ट्रेडर तो यहाँ एग्रेसिव है। तो इन जो डिमांड देने वाले 96 रुपए के आसपास के बाइंग ऑर्डर है ना, इनसे जो इम्पैक्ट आएगा, उस इम्पैक्ट से प्राइस हो सकता है 100 को क्रॉस करे, 102, 103 कहीं तक भी जा सकते हैं, जब तक इम्पैक्ट चल रहा है। लेकिन जब तक आपने नियर बाई रेजिस्टेंस को एक्यूमुलेशन नहीं किया या उनको बार बार रिटेस्ट करके वीक नहीं किया, तो आपकी खरीदारी का कोई औचित्य नहीं। वो वहाँ पर आप समझ लीजिए कि लगभग 70% तय है कि ये फेक ब्रेकआउट होगा। अब ये कुछ इसी तरीके का आज के सेशन में आपको ब्रेकआउट दिखता है, ज़रा गौर कीजिए। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया थे। प्राइस ने इसको एक बार टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया और तीसरी बार हम टेस्ट करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ब्रेकआउट की संभावना, पॉसिबिलिटी ज़रूर होगी। लेकिन आप ये देखिए कि 51,200 के पास के ब्लॉक ऑर्डर्स, 51,100 से लेकर 51,200, इस रेंज में ये 4-5 कैंडल का कंसोलिडेशन है। यही लास्ट स्विंग लो है, यहीं पे पिछली खरीदारी हुई थी। और प्राइस के इस बाइंग का इम्पैक्ट क्या है कि सेलर के आप 51,800 की रेंज को काटने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट सेलर की रेंज को काटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने डिमांड कहाँ से उठाई? 51,200 से पहला कैंडल क्लोज कराते हैं यहाँ पे 51,700, और दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें कैंडल को लगातार वहीं रोक रहे हैं, हाई के पास और हाई के ऊपर। तो ये एक अच्छा कोई ब्रेकआउट हुआ क्या आपके लिए? ये कोई पॉजिटिव स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट है? नहीं है, ये कोई पॉजिटिव स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्राइस में एक एग्रेसिव बाइंग आएगी। तो फिर अभी रिसेंटली जो आज के सेशन में हुआ उसको कैसे देखा जाए? अब हमारे लेवल्स क्या होंगे ट्रेडिंग के लिए? तो पहला स्तर होगा जब प्राइस का लोअर लोस का फॉर्मेशन हो और लास्ट स्विंग हाई निकल जाए, तो प्राइस की मैक्स प्रोबेबिलिटी होता है वो अपना सेकंड लास्ट स्विंग हाई से सप्लाई उठाएगा। क्योंकि यहाँ जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन है वो इतना स्ट्रांग नहीं है सेलर्स का कि प्राइस में यहाँ पे कोई इम्पैक्ट सप्लाई ला पाए। अब प्राइस में वो कोशिश करेंगे प्राइस को अपने सेकंड लास्ट स्विंग हाई के पास रोकने की। और ये सेकंड लास्ट स्विंग हाई कहाँ होगा बताइए सर? ये पहला था और ये सेकंड लास्ट। और जब भी प्राइस यहाँ पहुँचेगा तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये गैप को भी फिल करके आए। तो आपका अपर लेवल अब ओपन है 52,800 तक। हालांकि प्राइस के जाने की गुंजाइश बहुत कम है। देखिए, ये सेलर का प्राइस है, सेलिंग ट्रिगर होने का वेट कीजिए। आवरली टाइम फ्रेम पे जब से बाइंग, यहाँ बायर्स ने प्राइस को रोका है ना, कोई भी एग्रेसिव सप्लाई आपको ऐसी नहीं दिखी जो आवरली टाइम फ्रेम का एक भी स्विंग लो ब्रेक कर दे। जिस दिन ये लास्ट स्विंग लो ब्रेकडाउन होगा आपको एग्रेसिव डाउनफॉल दिखेगा। उसके लिए वेट एंड वॉच में रहना है और इंतज़ार करना है कि प्राइस किसी रेजिस्टेंस एरिया से सप्लाई उठाए, एग्रेसिव सप्लाई। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर जब हम आते हैं तो हमको दिखता है कि प्राइस में एक अप्रोच बाइंग साइड। अब देखिए, प्राइस अगर यहाँ से गिरेगा 52,300 से या 52,800, किसी भी रेंज से अगर प्राइस को डाउनफॉल करना है तो इसके लिए प्राइस को चल के तो यहीं तक जाना होगा। और अब हम ये क्यों बोल रहे हैं कि प्राइस अब 51,800 के ऊपर आ गया है तो यहाँ तक मोमेंटम कर सकता है? क्यों? लिक्विडिटी उठाने के लिए। लिक्विडिटी क्यों प्राइस में उठाने की? लिक्विडिटी होती क्या है? देखिए, अगर मैं 100 रुपये पर 1,000 ऑर्डर लगाकर बैठा हूँ और मेरे 1,000 ऑर्डर का इम्पैक्ट ये है कि प्राइस 100 रुपये से 99 रुपये भी नहीं आ पा रहा है, 100 का 100 बना हुआ है, तो अब क्या होगा? मैं इतना बड़ा सेलर हूँ ही नहीं कि प्राइस में गिरावट कर पाऊँ। तो अब प्राइस ऊपर जाकर 101 के जो सेलर होंगे, हो सकता है कि वो 10,000 ऑर्डर लगाकर बैठे हों, तो पहले प्राइस जाकर उनसे सप्लाई उठाएगा, फिर 100 को ब्रेक करेगा। तो इस रेंज में 51,800 के पास के सेलर इतने एग्रेसिव है ही नहीं कि प्राइस में वो लास्ट स्विंग लो ब्रेक करा पाए। तो प्राइस क्या करेगा? हायर प्राइस पे जाकर सेलर्स को और महंगा भाव बेचने का अपॉर्चुनिटी देना चाहेगा। ऐसी कंडीशन में प्राइस को वहाँ तक मूव करना होता है। अब हमारे लिए एक जो रेंज पहला है वो 52,400, और 52,400 के बाद अगर 52,500 का ये रेंज ब्रेक हो गया तो 52,800 तक, बाकी नहीं। ठीक है, तो हायर साइड जो हमारे लिए कल के सेशन के लिए रेजिस्टेंस एरिया है वो है 52,400। दूसरी बात, अब हमको जो इंट्राडे में शॉर्ट करना है ना, वो दो तरीके से करना है। पहला तो ये कि प्राइस अगर चलते हुए 52,400 पहुंचे तो वहाँ शॉर्ट करेंगे। दूसरा ये कि प्राइस में आप तब तक कोई सप्लाई नहीं देंगे जब तक प्राइस अपना छोटे टाइम फ्रेम का कोई लास्ट स्विंग लो ब्रेक ना कर दे। ये देखिए, ये जो बन रहा है ना जिस तरीके का मोमेंटम, मैंने आपको खरीदारी की पहले भी अप्रोच बताई, ये एक डिमांड है, ये एक स्ट्रेच है। ये स्ट्रेच के तब बना है जब पहले एक डिमांड दे दी गई कि प्राइस को रोक कर रखिए, कहीं सेलर्स ने कोई लास्ट स्विंग लो ब्रेक कर दिया, बड़ी सप्लाई दे देंगे। ठीक है, इस वजह से रोक कर रखा। और क्यों रोका है पता है? अगर आप थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम देखें, वेट सॉरी, स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है सर। 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर आइए।
यहाँ पर आप एक मार्किंग कीजिए, ये प्राइस क्या कर रहा था, जैसे ही आप उसके रेजिस्टेंस एरिया के पास जा रहे थे एग्रेसिव डिमांड सप्लाई दे रहा था, फिर रेजिस्टेंस एरिया के पास एग्रेसिव सप्लाई दे रहा था। अब प्राइस ने क्या किया, इस एग्रेसिव सप्लाई की रेंज को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब प्राइस अगर दोबारा इस रेंज के अंदर आया 51,700 के अंदर 15 मिनट की क्लोजिंग, और ये जो सपोर्ट एरिया प्राइस यहाँ पे स्ट्रेच कर रहा है, ये इसका बाइंग रेंज है, ये पूरा बाइंग रेंज, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेच है। अगर एक बार प्राइस ने कोई लास्ट स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग दिया, वहाँ पर एग्रेसिव सप्लाई आएगी और प्राइस को सबसे पहले लेकर आएगी 51,200 तक, पहला टारगेट जो होगा आपका। तो छोटे टाइम फ्रेम पे 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको ये मार्क करके रखना है कि जो प्रीवियस सेलर जहां से सप्लाई जनरेट कर रहे थे, अब वहां पर बायर्स ने उस हाई को ब्रेक कराया है, तो प्राइस अपने अगले रेजिस्टेंस एरिया तक ट्रेड करके जा सकता है 52,400 तक। लेकिन 52,400 तक प्राइस की अप्रोच वही होनी चाहिए कि छोटे टाइम फ्रेम के 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम का कोई लास्ट स्विंग लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर इंट्राडे में किसी भी लोअर टाइम फ्रेम का लास्ट स्विंग लो, जैसे हमारे लिए आज का लेवल क्या है 51,664, अगर प्राइस कल के सेशन में कॉस्ट पे खुले और 51,664 के नीचे की क्लोजिंग दे दे 5 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम की, आप मानिएगा रिटेस्ट होने के बाद जैसे ये स्विंग लो जाएगा, बस कैंडल में लोअर विक का पार्ट नहीं होना चाहिए। जिस कैंडल से ब्रेकडाउन हो उसमें लोअर विक का पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर लोअर विक का पार्ट हुआ तो शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो रेंज है ना, ये सपोर्ट शिफ्टिंग है। यहाँ पे आखिरी खरीदारी है 51,600 पे, वही बायर्स खरीद रहे हैं 51,680 पे, क्योंकि वो प्राइस को आने ही नहीं देना चाहते। अगर आगे इसके नीचे तो प्राइस में उनको भी पता है कि इस लेवल के रिटेस्ट हो जाएंगे। तो ये एक स्ट्रेच है, ये खिंचाव है। खिंचाव के बाद प्राइस में क्या करना होता है, अब सर सेलर से आप सप्लाई उठाइएगा तो निचले स्तर पे डिमांड एग्रेसिव रखनी होगी ना, तो ये आपका डिमांड एरिया है 51,200 के से लेकर 50,800। 51,200 से लेकर 50,800 जो है वो आपका डिमांड एरिया है। ऊपर आप देखिए 52,400 से लेकर 52,600-700 का जो रेंज है वो आपका सप्लाई एरिया है, और इस रेंज में सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड होंगे। अगर प्राइस इस तरीके के स्ट्रेच के बाद कोई स्विंग लो ब्रेकडाउन करेगा तो डाउनफॉल मिलेगा। अगर इस सपोर्ट के पास आकर प्राइस कोई एक अच्छा पॉजिटिव कंसोलिडेशन दिखाए, पॉजिटिव कंसोलिडेशन के बाद रिटेस्ट दिखाए तो अपवर्ड्स मोमेंटम। अगर प्राइस 52,400 से लेकर 52,700 की रेंज को अच्छे से ब्रेकआउट करेगा, जिसमें बाजार को 3 से 4 दिन का अनुमानित समय लगभग लगेगा, अगर कम से कम टाइम ड्यूरेशन मान लिया जाए, तो लॉन्ग के लिए आपके कोई ऐसे ट्रेड प्लान नहीं हो सकते कि अग्रेसिव बाइंग के लिए आप जा रहे हैं, वो सब फेक होगा। जैसे हम लोगों ने पिछला ब्रेकआउट फेक पकड़ा था ना इस तरीके से डेली टाइम फ्रेम पे कि ये लॉन्ग है, नहीं सर वो लॉन्ग नहीं है। इसी तरीके से अभी भी लॉन्ग नहीं, हम लोगों ने लास्ट इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई ब्रेक किए हैं, अब आखिरी सप्लाई पड़ी है ये, तो आप यहां तक चल के जा सकते हैं, वो भी तब जब तक आपका कोई लास्ट स्विंग लो ब्रेक नहीं हो रहा। जैसे ही ब्रेक होगा पैनिक क्रिएट हो जाएगा। तो सप्लायर यहां पर एग्रेसिव नहीं रह गए। वही हम लोगों ने डिस्कस किया कि 5 और 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो आपको ये विजन मिल रहा है ना कि यहां पर सप्लाई, यहां पे सप्लाई, यहां पे सप्लाई, ये सप्लायर जो है वो धीमे होते जा रहे थे और ये सपोर्ट एरिया की बाइंग स्ट्रांग होती जा रही थी। ठीक है, अब प्राइस में क्या है, हाई प्राइस से सप्लाई उठाकर अगर डाउनफॉल आएगा तो गिरावट होगी। उसके लिए कल के सेशन में आपको ध्यान रखना होगा, इंट्राडे में जो भी सपोर्ट बनते जाए स्विंग लो को मार्क करते जाइएगा, और प्राइस 52,400 तक पहुंचे तो यहां तक बाई ऑन डिप कैसे होगा, प्राइस अपने प्रीवियस सपोर्ट एरिया के पास से डिमांड उठाता है, और जिसमें प्रीवियस डे क्लोजिंग भी एक सपोर्ट होता है, लास्ट स्विंग लो भी एक सपोर्ट होता है। अगर कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा स्विंग लो का तो प्राइस जब भी हाई के पास जाकर ब्रेकआउट करे लॉन्ग मत कीजिएगा, हाई के पास जाकर ब्रेकआउट करे लॉन्ग मत कीजिएगा। वेट कीजिएगा कि प्राइस रिट्रेसमेंट करके किसी सपोर्ट एरिया के पास आए तो वहां खरीदारी करना आपके लिए एक बेहतर अप्रोच होगी, जब आप इंट्राडे में पॉजिटिव स्ट्रक्चर देख रहे हो और कोई स्विंग लो ब्रेक ना हो रहा हो। अगर स्विंग लो ब्रेक होगा तो वहीं पर आप सप्लाई के लिए जाएंगे। तो कल के लिए आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए तैयार रहना है प्राइस के स्ट्रक्चर को देखते हुए। एक बात मैं आपको और बोलूं, आज का सेशन वॉलेटाइल सेशन सिर्फ पहले घंटे में था, ठीक है, कल के सेशन में भी वॉलेटिलिटी रह सकती है। अब दोबारा से प्राइस के सेंटीमेंट में वॉलेटिलिटी इंक्रीज कर रही है, तो मोमेंटम ट्रेंड देखिएगा, बाजार में मोमेंटम का समय दोबारा आ रहा है, वो चाहे अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो। ठीक है, तो लेवल टू लेवल मार्किंग करके रखिएगा, इंट्राडे में बेहतर तरीके से अपनी पोजीशन प्लान कीजिएगा। इस सेशन में अगर आपको कोई डाउट रह गया हो, देखिए अभी एक बात समझिए, जब हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस किया ना तो एक पॉइंट बहुत क्लियर था, डेली टाइम फ्रेम के जो प्राइस एक्शन है वो नेगेटिव है और आवरली टाइम फ्रेम के जो प्राइस एक्शन है वो पॉजिटिव है। तो जो ये कॉन्ट्रडिक्शन का बिहेवियर है ये हमारे ट्रेड प्लान में भी रिसेंटली है। अभी जो हम लोग ट्रेड प्लान कर रहे हैं ना वो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि पूरी तरीके से नेगेटिव या फिर पूरी तरीके से पॉजिटिव, पूरी तरीके से इंट्राडे प्राइस के बिहेवियर पर निर्भरता है कि क्या होगा।
ठीक है। अब स्विंग लो ब्रेक नहीं होंगे, मतलब डिमांड चल रही है, उसके साथ आपको चलना है। अगर एक भी स्विंग लो ट्रिगर हुआ, मतलब डेली टाइम फ्रेम के बड़े सेलर हैं, वो अचानक से नेगेटिव स्ट्रक्चर बना देंगे, बड़ी बिकवाली कर देंगे, 300-400-500 पॉइंट, पता नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो दोनों माइंडसेट के साथ देखिए, व्यू हमारा लॉन्गर टाइम फ्रेम का है और उसको ट्रेड करने की जो अप्रोच है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, वो उसी लॉन्गर टाइम फ्रेम को पूरी तरीके से वैलिडेट कर रही है। इसी तरीके के प्राइजेक्शन को जब आप समझने लगेंगे, अभी कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होगा कि इसको समझा कैसे जाए। अरे सर, लाइव मार्केट ट्रेड कीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी सिंप्लिसिटी के साथ, ठीक है। अगर कोई डाउट रह गया हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।